हेलो फ्रेंड्स। एबीपी पावर, हिटैची एनर्जी और किर्लोस्कर ब्रदर जैसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जमकर फ़ायदा उठाया है। बहुत सारे कंपनी अभी भी प्रिमिटिव स्टेज में है, लेकिन इन्होंने उन सबसे आगे निकल गए हैं। और यही वजह है कि इनके जो शेयर प्राइसेस है वो भी 5 सालों में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। दोस्तों, एक मैं नया सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ जिसका नाम है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, ए डिकेडल अपॉर्चुनिटी टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो अतुल लिमिटेड पर था जिसमें मैंने बताया था कि मैं जियोपॉलिटिक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक सीरीज़ लेके आऊँगा। वैसे वेबसाइट और यूट्यूब पर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट और जियोपॉलिटिक्स का इंटरलिंक्ड वीडियो आपको रेयर ही देखने को मिलेगा। ये कंसेप्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और समय की कमी की वजह से मुझे इसमें इतना डिले हो रही थी। ये सीरीज़ बनाना मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंडियन स्टॉक मार्केट को लिंक करके सारा डॉट्स कनेक्ट करना ये आसान काम नहीं है। तो आज हम इस सीरीज़ की ओवरव्यू की बात करते हैं। दोस्तों, अगर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जियोपॉलिटिकल चेंजेस और डायनामिक शिफ्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट और साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज में जियोपॉलिटिक्स और इंडस्ट्रियल इनोवेशन की बात तो करेंगे ही, लेकिन मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड मार्केट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें एक वीडियो है, वाई एफआईआई आर सेलिंग डिस्पाइट इंडियन इकोनॉमी इज गुड। इस वीडियो में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सीखने को है। उसमें एफआईआई का बिहेवियर अभी तक वैसा ही है जैसा मैंने उस वीडियो में बताया है। खैर, अब हम टॉपिक में वापस आते हैं। आज अमेरिका की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का 25% है, और वही चाइना का 19% और इंडिया का 8% है। लेकिन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले करीब 1600 ईस्वी में इंडिया की जीडीपी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 25% था। और एक बुक कंटेनिंग चाइना ऑन स्लॉट के मुताबिक 1860 में इंडिया और चाइना की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का 50% था। लेकिन सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बीच और वर्ल्ड वार के कंप्लीट होने के टाइम 1945 में इंडिया और चाइना की जीडीपी सिर्फ 5% सिमट के रह गई। इंडिया, चाइना और ईस्ट के देशों की इतनी बुरी दशा हो गई क्योंकि वहाँ पर पहला और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि यूके और यूएस में हुआ था, वे सारे टेक्नोलॉजी कुछ ही जगह पर सिमट कर रह गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से वेस्ट पावरफुल हो गया और लगभग पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर लिया। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन और आसपास के देशों में सिमट कर रह गया, और एशिया और अफ्रीका को कॉलोनाइज करके यूके 19th सेंचुरी में वर्ल्ड का सुपर पावर बन गया। लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बीच अमेरिका यूके को पछाड़ते हुए 1916 में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ किया। इसका वजह था सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि अमेरिका में 1880 के आसपास हुआ था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 में एरोप्लेन और फाइटर जेट की डेवलपमेंट की वजह से पूरा यूरोप तबाह हो गया। और यही नहीं, 1929 से जो अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन में था, उसकी इकोनॉमी को भी वर्ल्ड वार की वजह से काफ़ी बूस्ट मिल गई और अमेरिका बहुत पावरफुल हो गया। और उधर यूएसएसआर भी काफ़ी पावरफुल बन गया। अमेरिका में 1880 से 1920 तक जो इकोनॉमिक बूम आया, उसके बाद ऐसा स्लो डाउन आया कि अमेरिका बहुत ही बुरे दौर से गुजरने लगा, और वर्ल्ड वार ने उसे फिर पावरफुल बना दिया। यही वजह है कि अमेरिका पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं वार सीन क्रिएट करता रहता है ताकि उसकी इकोनॉमी मजबूत बनी रहे। हम सारी चीज़ों को इंडियन स्टॉक मार्केट और रिटेल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इन कम्प्लेक्स वर्ल्ड से जूस निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ग्रो कर सके। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आगे एक एक वीडियोज में बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि सीरीज काफ़ी बड़ी ना हो। वर्ल्ड वार 2 के तुरंत बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जो कि 1960 में हुआ था, जिसमें मेनली आईटी और टेलीकम्युनिकेशन था। उस समय यूएस और यूएसएसआर बहुत पावरफुल थे, लेकिन ईस्ट के लगभग सारे देश भूखमरी और बेरोजगारी के चपेट में थे। लेकिन थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने पूरा जियोपॉलिटिक्स ही बदल दिया। इंडिया, चाइना और एशियन टाइगर्स कंट्री में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रिवोल्यूशन एक साथ हुआ, क्योंकि अब ये वेस्ट से आज़ाद हो चुके थे, और न चाहते हुए भी थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लोकलाइज नहीं हो सका क्योंकि इसका ग्रोथ ही सबको लेके चलना था, और इसका चैंपियन चाइना नहीं बल्कि इंडिया बना। आज भी इंडिया की जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर ही पूरा करता है। लेकिन किस्मत और डेंग जिंगपिंग जैसे अच्छे नेता चाइना के जीडीपी को एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हुए सेकेंड लार्जेस्ट, जिसे हम सेकेंड सुपर पावर भी कहते हैं, बना दिया। यह मैं किस्मत क्यों कह रहा हूँ, इसे हम डिटेल्स में समझेंगे। आज हमारे देश की स्टील सेक्टर को चाइना जानबूझ कर डैमेज कर रहा है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहे कि इंडिया की भी किस्मत उतनी ही अच्छी हो जितना चाइना की पहले थी। मैं इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो लकी चाइना पार्ट 1 में डिटेल्स में ये सारी चीज़ों को बताऊंगा। दोस्तों, आज हम सिर्फ सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू ही करेंगे, और जो भी बात अधूरी लगेगी या समझ में नहीं आएगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरा वादा है कि सीरीज़ के लास्ट तक आपको आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे।
वर्ल्ड वार टू के बाद जहां दुनिया कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में बट गई, तब एक समय ऐसा लग रहा था कि आने वाला समय कम्युनिज्म का ही होगा, क्योंकि स्पेस में सबसे पहले यूएसएसआर पहुंचा था और कैपिटलिज्म से परेशान होकर ही कम्युनिज्म आया था। लेकिन यूएसएसआर के 1989 के डिसइंटीग्रेशन ने यह साबित कर दिया कि आने वाला दिन कैपिटलिज्म का है और ये अब लंबे समय तक चलेगी। और आने वाले समय में अमीरों और गरीबों के बीच फासला बढ़ता ही जाएगा। अब समय आ गया है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। पहले के तीनों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनोवेशन और इंडस्ट्रियल इनोवेशन अपने मैच्योरिटी पर है, लेकिन जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो अभी भी प्रिमिटिव स्टेज पर है। बड़े लोग जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फुल फ्लेज को यूज करेंगे, उस समय सिर्फ डिसीजन मेकिंग जॉब ही ह्यूमन काइंड के लिए बचा रहेगा। तब रेगुलर जॉब्स, रिपीटेटिव जॉब्स बहुत कम होंगे या बढ़ती आबादी की वजह से उनकी जो वेजेज होगी वो काफ़ी लो होगी। लेकिन हमें यहाँ डरना नहीं है, इसलिए तो मैं इतना मेहनत करके आपके लिए नया नया सीरीज बना के ला रहा हूँ और वीडियो बनाऊंगा। मेरा मकसद है आपको स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म देना, ताकि आप लोग इस नए युग में घबराएं नहीं और इस अवसर का लाभ लेकर आप मिलेनियर बने। इसके लिए मैं आपको पूरी मदद करूंगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जो लोग अभी 30+ या 40+ एज के हैं, वे अभी घर के अर्निंग मेंबर भी होंगे और इस कंडीशन में जो फ्यूचरिस्टिक डिमांडिंग कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि एआई का कोड, 3D मॉडलिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब वो नहीं सीख सकते। लेकिन हाँ, ये उन कंपनी के ओनर बन सकते हैं जो इन टूल्स को यूज करके खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों को लगातार बेहतर बना रहे हैं। जैसे कि एबीबी इंडिया, हिटैची एनर्जी, एसकेएफ इंडिया, किर्लोस्कर ब्रदर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और ऐसे कई सारे लिस्ट हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैंने स्टॉक्स बताया है, इन्हें अंधाधुन नहीं खरीदना है, ना ही इसमें एंट्री करनी है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। तो हम पैसिव वे में वेल्दी होने की लंबी प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें विजन और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। हमारा यहाँ पर मेन मकसद होगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और जियोपॉलिटिक्स और डायनेमिकली इकोनॉमिक चेंज से जो भी फ्यूचर फोरकास्ट हो, उसे हमें पहले समझना है और उससे हमें पैसे कमाना है। तो इस सीरीज को बेसिकली हम 4 पार्ट्स में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देश चाइना से चालू करेंगे और उसमें पहला टॉपिक होगा लकी चाइना पार्ट 1। तो प्लेलिस्ट इस तरह से होगी। पहला होगा इंडियन स्टॉक्स दैट कैन बीट चाइना। दूसरा, लर्निंग फ्रॉम अमेरिकन इकोनॉमी फ्रॉम 1880 टू प्रेजेंट। और तीसरा होगा चाइना गोट एज ओवर इंडिया यूएसएसआर रिलेशंस। और चौथा होगा, जो कि फाइनल है, यूरोपियन यूनियन, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। थैंक यू।